सभी प्यारे प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित के 2018 के प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न पत्र है। 2018 का प्रश्न पत्र है। आज मैथ में पहला प्रश्न पत्र स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हम साइंस का पढ़ा चुके हैं, कंप्यूटर का पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2018 का प्रश्न पत्र। मैथ का ये पहला प्रश्न पत्र इसलिए है क्योंकि अभी तक इसके पहले हमने बहुविकल्पी प्रश्न करा दिया है आपका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया है, यानी बहुविकल्पी करा दिया गया है, बहुविकल्पी हो गया है, अति लघु हो गया है और लघु हो गया है। ये सब सारे प्रश्न करा दिए गए हैं। और जो भी बच्चा इस इन बहुविकल्पी, अति लघुरी और लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लिया होगा, इसमें से एक भी प्रश्न उसका छूटेगा नहीं, क्योंकि 2018 का जो प्रश्न पत्र है बहुत ही आसान आया हुआ है, बहुत सही प्रश्न पत्र है। जैसे 2018 का हम साइंस भी देखे हैं तो 2018 का साइंस भी बहुत आसान है। उसी तरीके से ये आपका मैथ भी बहुत आसान ही है लगभग। तो जो भी बच्चा अगर बहुविकल्पी को अच्छी तरीके से कर लिया होगा, अति लघु उत्तरीय को कर लिया होगा और लघु उत्तरीय प्रश्न को हल कर लिया होगा, जितना पढ़ाया गया है, तो आप बड़े ही आराम से ये 2018 का जो प्रश्न पत्र है उसको कर लेंगे। ठीक है। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है, अब हम ये प्रश्न पत्र करा रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। और अगर अभी आपके पास तो समय है ही, यदि आप देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तो गारंटी के साथ हम आपको कह सकते हैं कि आप 20 प्लस मार्क, यानी 20 प्लस नंबर आप आसानी से ला लेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये है कि आप सीरीज को 2 से 3 बार हल कर लीजिए, देख लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। बहुविकल्पी में जो भी ऑप्शन है उसको प्रत्येक ऑप्शन के बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रथम सेमेस्टर 2018 के प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न आता है आपका। और 5 प्रश्न रहता है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, इसके आगे नंबर भी दिया हुआ होता है ना। प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं वो 1 1 नंबर के होते हैं। चलिए पहला प्रश्न करा है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या है? 81 और 83, 83 और 87, 81 और 89। देखिए 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसको जान लीजिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो वो स्वयं से कटे और या फिर एक से कटे। जैसे अगर हम बात कर ले दो, तो क्या है? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये सम संख्या भी है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसके अधिकतम 2 गुणनखंड है। या तो ये 2 से स्वयं से कटेगी और या फिर ये किससे कटेगी? 1 से कटेगी। केवल 2 इसके गुणनखंड होंगे। उसके बाद 3 हो गई, 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है, यानी 3 किससे कटेगी? 3 से कटेगी और 1 से कटेगी। और अगर हम 4 की बात कर लें, तो 4 देखिए ये अभाज्य संख्या में नहीं आएगी, ये सम संख्या में आएगी। क्यों? क्योंकि 4 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और खुद 4 से कट जाएगी। इसके कितने गुणनखंड हो गए? तो आप कहेंगे सर इसके 3 गुणनखंड हो गए। जब इसके 3 गुणनखंड हो गए तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अभाज्य संख्याओं की मैक्सिमम 2 गुणनखंड होते हैं। तो अब वो वही कह रहा है कि 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो चलिए खोज लीजिए। 80 के बाद 81, क्या 81 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, है ना। 9 9 81, 81 81 से कट जाएगा। तो कई सारी संख्याओं से कट जा रहा है, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 81 भी नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83, हाँ 83 हो जाएगा, क्योंकि 83 किससे कटेगा? 83 या तो ये 1 से कटेगा और या फिर 83 यानी 83 से ही कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो अब देखिए इसमें 83 आया, लेकिन 81 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन की बात कर लें, 83 है, हाँ 83 अभाज्य संख्या है। लेकिन 87, क्या 87 अभाज्य संख्या है? तो आइए देखते हैं 87। देखिए 87 किससे किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6
और 3×9 = 27, हाँ ये 3 से भी कट जाएगा, ये 3 से कट गया। और किससे कट जाएगा? और देख लीजिए ये 1 से कट जाएगा और 87 से कट जाएगा। तो ये इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। जब 3 गुणनखंड हो गए तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और रही बात स की, तो इसमें 81 है, 81 जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ बताया गया है। तो ये भी ऑप्शन गलत ही है। अब लास्ट ऑप्शन बचा है 83 और 89। हाँ, 83 अभाज्य संख्या में है और 89 भी अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 89 और किसी संख्या से नहीं कटेगी। आप इसको 3 से काट के देख लीजिए। 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 29 हो गया। 3×9 = 27 होता है, ना कि 29 होता है। तो ये 89 भी हमारी अभाज्य संख्या है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 10 सही है। चारों ऑप्शनों को हमने बता दिया। चलिए, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, और 90 अंश से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। और सरल कोण या रिज कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। चारों ऑप्शन को ध्यान लीजिए आप। न्यून कोण 90 अंश से कम, क्या? 90 अंश से कम, ये 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, और 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो ऑप्शन ब सही है। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से अधिक होता है। 90 अंश से अधिक के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। सरल रेखा या रिज कोण जो बोलते हैं इसको हम, वो 180 डिग्री की होती है। जैसे ये एक सरल रेखा में 180 अंश का कोण बनता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? आइए हम वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त बना दिए। अब वो ये नहीं कह रहा है कि आप इसके केंद्र बिंदु को मिला दीजिए या कहाँ मिला दीजिए, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए, कहीं से भी दो बिंदुओं को आप मिला दीजिए। ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, कहीं से भी मिला दीजिए, या बीचों बीच भी मिला दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये हमारी क्या होती है? जीवा होती है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो आप बड़े आसानी से बता दीजिएगा कि सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो हमारी प्यास होती है। प्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा नंबर। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है? ब वाला। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। अब ऐसे आप क्या करेंगे? आपको मिलना एक नंबर है। अब आप लगे अ में 5 से भाग देना स्टार्ट किए, ब में 5 से भाग देकर के चेक कर रहे हैं, स वाले ऑप्शन में 5 से भाग देकर के चेक कर रहे हैं, द वाले ऑप्शन में भाग देकर के चेक कर रहे हैं। तो इसमें आपका लग जाएगा 4 से 5 मिनट। और प्रश्न कितने नंबर का है? एक नंबर का है। समय आपके पास टोटल कितना है? 1 घंटे का है। तो सोचिए कि आप अगर 5 मिनट इस सवाल पे दे दे रहे हैं, तो अभी तो लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी प्रश्न बचा हुआ है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो आपके एग्जाम का होगा, उसमें समय को बहुत सही तरीके से उपयोग आप करेंगे, तभी सारे प्रश्नों को कर पाएंगे, क्योंकि 18 प्रश्नों को हमको करना होता है और समय हमारे पास 1 घंटा होता है। जब लास्ट का 10 मिनट बचता है, तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो लास्ट का 10 मिनट भी बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो इसलिए आप मान के चलिए कि हमारे पास 50 मिनट का सेफ टाइम होता है। अब उस 50 मिनट में आपको 18 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो आप एक एवरेज बनाइएगा कि प्रत्येक प्रश्न को हमको कितना समय देना है। अब वो आपका तभी बन पाएगा जब आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी रहेगी, जब आपकी सवालों में पकड़ अच्छी रहेगी, जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, तभी जाके वो सही हो पाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं, कह निम्नांकित में से 5 से विभाज्य होने की संख्या है। तो बिल्कुल सिंपल है। आप इसको जानते रहिएगा कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि एक संख्या 5 से तभी विभाज्य होती है जब उस संख्या का अंतिम अंक या तो क्या हो? 0 हो, या फिर क्या हो? 5 हो। तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। 5 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। चलिए, इसको ध्यान देंगे अगर आप, तो बड़ी आसानी से आप 10 सेकंड में सवाल लगाएंगे। 5 से विभाज्यता का नियम यही है कि एक संख्या एक संख्या
5 से तभी विभाज्य होगी, तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक या तो शून्य हो या 5 हो। बस इतना जानना था। अगर आपके दिमाग में ये चीज है तो आप मात्र 2 सेकंड में आंसर दे देंगे। कैसे? बता रहा है कि वो तभी विभाजित होगी 5 से जब उसके अंतिम अंक जो होंगे या तो 5 होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए। तो देखिए क्या इसमें अंतिम अंक में 0 या 5 है? नहीं है। जब नहीं है तो बिल्कुल ये कट गया, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बचा ब ऑप्शन, क्या 5 या 0 है? 0 या 5 है? नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ भी 5 या 0 है? नहीं है। यहाँ क्या है? हाँ, यहाँ लास्ट में 5 है, तो ऑप्शन 10 है। अगला प्रश्न कर रहा है 15% का भिन्न रूप क्या है? चलिए इसको हम 15% को भिन्न रूप में बदल लीजिए। प्रतिशत हटाइए, नीचे 100 लगाइए। 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 विषम में 100, क्या आया? 3 के बटा 20। क्या हो गया? ऑप्शन असही है, 3 के बटा। चलिए अगला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये भी एक प्रश्न 1 नंबर का है। बहुत ज्यादा समय नहीं देना है और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लगाना है सवाल को। मैथ में वैसे भी बढ़ाने चढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है। जितना आप शार्ट मार दीजिए, बस चीजें फैक्ट होनी चाहिए। आपका माई का लाल कोई के नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करा, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में पास किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले? तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपको पूर्णांक कितना दिया है? 500। 500 का आप 65% निकाल दीजिए, वही उसके प्राप्तांक हो जाएंगे। यानी उसको जितना अंक मिला रहेगा वो आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप? 500 का 65% निकाल दीजिए, क्योंकि पूर्णांक कितना दे रखा है? 500। पूर्णांक कितना दिया है? 500। 6 नंबर सवाल है। पूर्णांक पूर्णांक 500 दिया है और प्रतिशत कितना दिया है? 65%। 65%। तो हम क्या करेंगे? 500 का 65% निकाल देंगे। 500 का 65% जब निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? प्राप्तांक हो जाएगा। ठीक। चलिए 500 का 65% निकाल दीजिए। 65 के बटा 100। 100 पंचे 500 हो गया। आया क्या? 65 इंटू 5। मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 5 बचे 25 का ही 5 हो जाएगा। और 5 छंग 30 2 32। 325 नंबर हो जाएंगे उसके प्राप्तांक। क्या हो जाएंगे? प्राप्तांक। प्राप्तांक कितने हो जाएंगे? 325 नंबर। तो कितना नंबर पाया? 325 नंबर पाया है। छठवां का आंसर कितना हो जाएगा? 325। अगला कर रहा है 7वां नंबर कर रहा है, समीकरण 3x - 5 बराबर x+3 को हल कीजिए। चलिए इसको यहीं हल कर लेते हैं। 3x 3x - 5 बराबर क्या? x+3। तो क्या करेंगे? x को एक तरफ कर लीजिए और अचर पद जो है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो हम क्या कर लेंगे? 3x हो जाएगा और ये x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा x, और बराबर कितना? 3 को इधर ही रहने दीजिए, ये -5 को बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 3x में से एक x गया, एक x बचेगा। x बराबर कितना हो गया? 5 3 8। आंसर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक। ये हो गया। 8वां नंबर प्रश्न क्या आ रहा है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न।
मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक, ये वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो सवाल यही कह रहा था कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की एक भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है और चारों भुजाएं बराबर है तो सब छह छह हो जाएंगे। ये तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दे रहा है, दे रखा है, सॉरी, भुजा कितना दिया है, छह, छह का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, छह छह के 36 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यही आ जाएगा। ये क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नंबर, यक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार दिया है एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर यही दिया है शायद, देख लीजिएगा फिर से। हाँ, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, और प्लस 2 ए का मतलब यक्स और बी का मतलब 5, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, यक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10 एक्स। ये किसका फार्मूला हो गया, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर का, यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, ये 9 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है। ये भी हम पढ़ाए हैं, चीजों को बताए हैं, जब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे कि किस तरीके से आप पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश और 120 अंश का कोण बनाएंगे। 60 अंश अगर आप कोण बना लिए हैं पटरी प्रकार की सहायता से तो 120 अंश का भी बना लेंगे, क्योंकि 60 का जस्ट दूना 120 होता है, तो एक चाप और लगाना होता है और वो बन जाता है 60 अंश का कोण। तो क्या बनाना है, 60 डिग्री का कोण, किसी सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से। तो सबसे पहले हमने एक क्या खींचा, एक सीधी रेखा खींचा, उसको मान लिए ए और बी। ठीक है, अब बिंदु ए को हम बिंदु मान लेते हैं। अब यहां से एक चाप लेते हैं, एक मानक अनुसार मतलब एक अपने अनुसार चाप लेते हैं। अब वो चाप ले लिए, मान चलिए कि चाप से इसको हम से खींच दिए, ये यहां से यहां तक हम चाप ले लिए थी, ये बिंदु हो गया, तो इसको मान लीजिए सी बिंदु हो गया। अब बिंदु सी से जो चाप आप लिए हैं उसी से एक क्या कर देंगे, चाप अगले जो ए बी, जो ए से खींचे थे उस पे आप चाप काट लेंगे। ठीक है, जब यहाँ काट लेंगे तो इसको बिंदु डी मान लेंगे। ठीक है, जब बिंदु डी मान लिए तो अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको ले आके इसमें मिला देंगे। यही आप क्या हो गया, 60 अंश का कोण हो जाएगा। देखिए गलत बन बन गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा स्ट्रेट हो गया और झुका होना चाहिए। जब आप बनाइएगा जो मैं बता रहा हूँ रूल, एक लाइन खींच लीजिएगा ए और बी, बिंदु, ये ए को बिंदु ए मान लीजिएगा और यहां से एक चाप कोई भी ले लीजिएगा, चाप, और ऐसे इसको चाप लगा लीजिएगा। ये बिंदु सी इसको मान लीजिएगा। अब उसी चाप से जब मारेंगे तो ये आपका यहाँ से चाप कट जाएगा। अब जब ये कट गया तो इसको मान लीजिए क्या, ये मान बिंदु डी है। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर लेंगे, मिला देंगे। ये कितने अंश का कोण बन जाएगा,
ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर 120 अंश का बनाना होता तो जितना यहाँ से आप चाप यहाँ पे लगाए थे उसी चाप से एक और यहाँ लगाते, फिर उसी से आप यहाँ लगा देते, फिर इससे आप यहाँ लगा देते, और ये इसको यहाँ से ला के इसे मिला देते, तो कितने अंश कोण बन जाता है? 120 अंश का कोण बन जाता। यानी 60 का जस्ट अपोजिट जो होता है, 60 का जस्ट दूना 120 अंश हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल 60 अंक का कोण बनाना था। और आप रचना करना होगा तो रचना कर लीजिएगा, अदरवाइज एक नंबर का है ही, आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल कोण बना के छोड़ देना है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है संख्याएं 13, 39, 273 के मस। 13, 39 और 273। 13, 39 और 273, इसका मस निकालना है। चलिए, 13 एक का 13 यानी 1 गुणित 13 हो गया, और उसके बाद 13 तिया 39, 1 गुणित 13 इंटू 3, 13 तिया 39। फिर 13 से काटेंगे, 13 दूना 26 और 13 का 13, 21 हो गया। इस 7 तरीके 21, 13 में, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 7, मल्टीप्लाई कराएंगे 273 ही आएगा। इसका मसक कितना हो जाएगा? मस इक्वल टू, मसक वही होता है जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है, वही क्या हो जाता है? मस। तो कॉमन क्या बन रहा है? 13, 13 इसमें कॉमन बन रहा है, तो इसका जो मैस हो जाएगा वो हो जाएगा 13। ठीक है, यही आंसर है। चलिए, अगला आ गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है देखिए, कह रहा है एक साइकिल रुपया 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? कह रहा है साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय, साइकिल, एक साइकिल रुपया 1800 में बेचने पर, यानी जो बेच रहा है उसका जो विक्रय मूल्य है वो 1800 रुपया है। अगर वो साइकिल को 1800 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मान लीजिए, माना साइकिल का क्रय मूल्य यक्स है। 12 नंबर, माना, माना साइकिल का क्रय मूल्य बराबर कितना है? यक्स रुपया। और बेच कितने पर रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना दिए रखा है? विक्रय मूल्य, जब वो 1800 पे बेचता है, 1800 बेचता है, 1800 रुपए में बेचता है, तब उसे 10% की हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? 10% की हानि। जब 10% की हानि हो जाती है, तो अब हम लगाएंगे, अगर अब अगर हम निकालना चाहें, कितने प्रतिशत की हानि हो रही थी? 10%। जब 10% की हानि हो गई तो बची कितना? 90% पे, यानी वो 90% पे उसको बेचा हुआ है। तो कितने, किसको? माना पहले क्रय मूल्य क्या था? यक्स रुपया था। यक्स इंटू कितना? यक्स का 90% बराबर किसके है? 1800 रुपए के बराबर है। 1800 रुपए में वो बेचा है, तो उसको 10% की हानि हुई, तो मतलब वो 90% पे बेचा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आप यक्स का मान निकाल दीजिए। तो यक्स का जो हम मान निकालेंगे, यक्स के इस साइड ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तिर्यक गुणा करा लीजिए गुंजा, ये तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, तो हो जाएगा 100 इंटू 1800 के बटा कितना हो जाएगा? 90। अब भाग दे लीजिए, 90 दूना 180, यानी 20 हुआ। तो आया कितना? 100 इंटू 20 बराबर 100 दूना 2000। कितना हो गया? 2000 रुपया। क्या आया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब वो, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 2000 रुपए में महाशय ने खरीदा था और बेचा कितने पे? 1800 रुपए में उन्होंने बेच दिया, तो उसको हानि ही तो होगा ना। तो अब ये इसको हानि हो गई।
ठीक। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर। 500 रुपए, 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन कितना दे रखा है? 500 रुपया, समय 3 वर्ष, ब्याज की दर 12%। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन बराबर 500 रुपया, समय कितना दिया है? 3 वर्ष, दर कितना दे रखा है? दर बराबर 12%। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा कितना? 100। यही होता है। तो मूलधन कितना है भैया? मूलधन है आपका 500 रुपया है, और दर कितना है? 12% की दर से है, और समय दे रखा है 3 वर्ष, बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जब काटेंगे पीटेंगे तो 100 पंचे कितना हो जाएगा? 100 पंचे 500 हो गया। तो आया कितना? 5 × 12 × 3। तो आ गया कितना? 12 पंचे 60, और छतरिक के 18, कितना आ गया? 180 रुपया। यानी जो ब्याज उसको देना होगा वो कितना होगा? 180 रुपया। यही आंसर है। ठीक। चलिए, 13 नंबर प्रश्न हो गया है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई एक्स माइनस सॉरी जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई, यही दे रखा है। इसी को हल करना है। कुछ मत करिए, आप पहले अंदर गुणा करा दीजिए। जो एक्स है, वाई है, जेड है, इन सबका अंदर गुणा करा लीजिए। जब गुणा कराएंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। तो अब काट दीजिए। एक्स वाई है, और कहाँ एक्स वाई है? ये है एक्स वाई या एक्स वाई एक्स, एक ही होगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स जेड, एक्स जेड ये है, एक्स जेड ये प्लस ये माइनस कैंसिल। वाई जेड, जेड वाई ये कैंसिल। आया कितना? 0। आंसर कितना हो गया? 0। ठीक। ये, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न बहुत आसान आसान है। बताइए इसमें क्या रखा है? 2 नंबर का प्रश्न है। हमको लगता है कि आप 1 मिनट से कम में कर लेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, मैथ थोड़ी सी अच्छी है, तो फटाक से कर लेंगे, समय नहीं लगेगा। 2018 का प्रश्न पत्र जो है आपकी 40 मिनट में बड़ी आसानी से हो जाएगा। बहुत ही आसान पेपर दे रखा है। 15 नंबर प्रश्न क्या है? एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाए? ठीक है। ये प्रश्न जब बहु वो माफ करिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे। 2 नियम से आपको बताया गया था। जो बच्चा हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न को देखा होगा, उसके एक भी प्रश्न इसमें से छूटेंगे नहीं, क्योंकि वहां बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। 2 नियम से इसको बताया गया था, और बहुत ही सिंपल है। चलिए, अगर आप नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है। आइए हम फिर से यहाँ पे बता देते हैं। एक छात्रावास में क्या थे? 50 छात्रों के लिए 40 दिनों का भोजन था। यानी पहले आप यहाँ बना लीजिए क्या? छात्र, और यहाँ दिन।
छात्र और दिन। देखिए, कंसेप्ट देखिए सर, जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर छात्र कम रहेंगे तो ज्यादा दिन तक भोजन चलेगा, स्वाभाविक सी बात है ना। अगर आपके घर में कम लोग रहेंगे तो हमारा राशन ज्यादा दिन तक चल जाएगा, लेकिन जैसे कुछ रिश्तेदार लोग आ गए, कुछ रिलेशन के लोग आ गए, यार दोस्त आ गए, जब वो आ जाएंगे तो अब आपको जो राशन 10 दिन चलना था वो, जब कुछ ज्यादा लोग आ गए तो क्या होता है, वो राशन आपका 8 दिन या 5 दिन तक ही चलेगा। तो वही चीज है, छात्र और दिन में रेशियो जस्ट अपोजिट होगा। पहले क्या था कि 50 छात्र थे तो भोजन कितने दिन तक चल रहा था, 40 दिनों तक। फिर आगे कहा कि यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए, तो अब जब 30 छात्र और आ जाएंगे तो अब छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 थी ही और प्लस 30 कितना, 80 हो जाएगी। 50 तो थी ही और उसमें 30 और आ गए, 80 हो गई। तो कह रहे जब 80 छात्र यानी 30 छात्र और आ जाते हैं, तो बताइए भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो मान लीजिए भोजन सामग्री x दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक। अब इसका जो रेशियो चलता है वो इधर एरो सीधा चलता है और इसका एरो उल्टा चलता है। अब हम जब इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 के बटा 80 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, यक्स के बटा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहां से जब यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 50 × 40 और बटा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 40 दूना कितना हो गया, 80 हो गया। और बचा आया कितना बचा, 50 को बटा 2 बच गया। जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कितने दिन तक चलेगा, 25 दिनों तक और चलेगा। ठीक है, एक तो ये नियम बताया गया था। और दूसरा नियम, एक शार्ट नियम हम ये बताए थे आपके लिए, फार्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक। अब इसमें क्या करना है, 50 छात्र थे, कितने दिन तक चल रहा था, 40 दिन तक चल रहा था। फिर 30 छात्र और आ गए तो कितने हो गए, 80। अब कितने दिन तक चलेगा, यक्स दिन तक चलेगा। तो यहां से हम मान निकाल लेंगे, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 50 × 40 बटा कितना, 80। फिर वही प्रोसीजर यहाँ पे आ गया। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 दिन। चाहे आप इससे लगा लीजिएगा और या फिर आप इस वाले नियम से भी लगा सकते हैं। ठीक। टाइप सेकंड है ये, और ये टाइप फर्स्ट। आप किसी से भी लगा सकते हैं प्रश्न। चलिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 117 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई पूछ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बताएं, बहुत ही आसान आसान बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न दिए हैं। लेकिन कब, जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तब आसान होगा, इतना आसान नहीं हो पाएगा। जिसकी मैथ अच्छी होगी, जो बच्चा पढ़ता होगा मन लगा के, वो बड़ी आसानी से कर ले जाएगा। जो 2018 का प्रश्न पाया होगा कितना खुश हुआ होगा जो पढ़ा होगा। चलिए, 25 में 25 मार के आया होगा। करा एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दिया है, गत्ते का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 270 मीटर। गत्ता कैसा है, आयताकार है, आयताकार। गत्ता जब आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, L × B बराबर कितना हो गया, 270 मीटर हो गया, या 270 मीटर हो गया। और उसके बाद लंबाई दिया है 13 सेंटीमीटर, यहाँ लंबाई दे रखा है, लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर। तो क्या दिक्कत है, यहाँ रखिए 13 इंटू क्या कर दीजिए, बी बराबर 270। माफ करिएगा, 270 नहीं, 117 है, सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक। 117, अभी तो सवाल ही नहीं आता। 117 मीटर। ठीक, 117 हो गया। तो बी का मान निकालेंगे तो 117 में क्या कर देंगे, 13 से भाग देंगे। 13 × 9 = 117। आ गया क्या, 9 सेंटीमीटर। ये मीटर स्क्वायर। वो गलत हो रहा है ये।
कहीं का कहीं हो जा रहा है। नीचे वाला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देख लिया जा रहा है। 117 क्या है? वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो आएगा बी यानी चौड़ाई जो आएगी, चौड़ाई इक्वल टू बी इक्वल टू कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दे रखा है 270 मीटर दिया है, लंबाई दे रखा है 270 मीटर, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। ठीक है, सवाल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फंसाया यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा वाला है। यही फंसा रखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। ये भी सवाल बताया गया था, और वहां किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से बदलते हैं, ये भी बताया गया था। चलिए फिर से बता देते हैं। कि एक रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है, लंबाई बराबर दे रखा है, लंबाई इक्वल टू 270 मीटर। यही चीजें लिख दिया गया था 16 नंबर में, 270 मीटर लिख दिया गया था, जो गलती हो रही थी। और समय दे रखा है, समय दिया है 9 सेकेंड। ठीक। चाल पूछ रहा है, तो फार्मूला हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फार्मूला होता है। दूरी कितना दिया है? 270 मीटर दे रखा है, और समय कितना दिया है? 9 सेकंड। लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको बदलना किस में है? इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम आपको जब लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाए थे, तो बताए थे कि अगर मीटर प्रति सेकंड में है, यदि मीटर प्रति सेकंड में है, और उसे कन्वर्ट करना है किसमें? उसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर उसे कन्वर्ट करना है, तो आप 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। और दूसरी चीज, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, और उसे करना है कन्वर्ट, कितना है, किसमें करना है? मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर दीजिएगा। अब आप कहेंगे सर ये 18/5 और 5/18 कहाँ से आया? तो आप हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न को, लघु उत्तरीय प्रश्न के वीडियो को आप देख लीजिए, वहां पे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से ये आया हुआ है। फिर से हम वही चीज समझाएंगे, समय आपका खींचेगा। तो आप एक बार जाके लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लीजिए, वहां पे ये चीजें बताई गई है कि कहाँ से ये आता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, और कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अब 9 दूनी के 18 हो गया, और 5 से काट दीजिए, 5×5 = 25, यानी क्या बचा? 270 × 2, ये बटा क्या? 5। 5 से काट लीजिए, 5×5 = 25, 5×5 = 25, बचा कितना? 2। 5×4 = 20 × 2, यानी ये इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 54 बार जाएगा। तो 54 दूना कितना होगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 क्या? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर होगा। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई, है ना? ये आपकी स्पीड आ गई, चाल आ गई। ठीक। चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लास्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। क्या कर दी गई है? इन पौधों की संख्या दी गई है। गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा।
तो देखिए एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूल लगाए गए हैं और सारणी में पौधों की संख्या दी गई है। इसको पिक्टोग्राफ द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना है। चलिए पिक्टोग्राफ द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। यहाँ पे मानना होगा थोड़ा सा, मान लीजिए कि माना माना इसको 50 फूल बराबर एक फूल मान लीजिए, किसी का भी हो। माना पिक्टोग्राफ में 50 फूल बराबर एक फूल, इस तरीके से। ठीक, ये हम मान लिए। अब हम आसानी से लगा लेंगे, आसानी से ऐसे लगा लेंगे कि जो आपके सारणी में दी है उसमें गुलाब की संख्या कितनी दी है, गुलाब 300 दिया है। गेंदा दिया है, गेंदा दे रखा है कितना, 250 दे रखा है। जूही है 100 है। डहेलिया दे रखा है, डहेलिया 150 है। और एक है रजनीगंधा, रजनीगंधा दे रखा है कितना, 450 दिया है। ठीक, ये हुआ। तो अब हम मान लिए कि माना पिक्टोग्राफ में 50 फूल बराबर एक फूल, कुछ नहीं करना होता, बस जो दिया है, जो माने हैं उसी के अनुसार हम भाग दे करके बना लेंगे बस। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि गुलाब की संख्या कितनी हो जाएगी, गुलाब बराबर कितनी हो जाएगी, जब 50 फूल बराबर एक फूल मान लिए तो 50 से जब 300 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। तो कितना फूल बन जाएगा, एक, 6 फूल बन जाएगा। इतना 6, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये हो गया, गुलाब हो गया। और गेंदा निकाल दीजिए, गेंदा कितना हो जाएगा, गेंदा कितना है, 250 है। जब इसमें 50 से भाग देंगे तो 50 हम 25, कितना है, 5 आ जाएगा। तो कितना फूल कर लेंगे, 5, एक, दो, तीन, चार, और ये आपका हो गया 5। ये गेंदा हो गया। ठीक, अगला है जूही। जूही की बात है, तो जूही कितना है, 100 है। जब 50 से 100 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 फूल के बराबर। तो हो गया एक फूल और 2 फूल, ये जूही हो गया। फिर आ गया डहेलिया। डहेलिया, डहेलिया की संख्या कितनी है, 150 है। 50 से 150 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो एक फूल, 2 और 3 हो गया, 1, 2, 3, डहेलिया हो गया। फिर रजनीगंधा, रजनीगंधा, रजनीगंधा कितना है, 450 है। 50 से भाग देंगे, 5 9 45, 9 आया है। सबसे ज्यादा यही में होगा, 9 फूल। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 9 फूल हो गया। यही आपका, बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं सर इसमें 10-10 का है, मान नहीं माने आप, 10 हम मानते तब भी आता, लेकिन बहुत छोटा, तब और बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बनाना पड़ता। जैसे इसमें 10 से हम भाग देते तो 30 आता, तो आप गुलाब के 30 फूल बनाते तो बहुत समय लगता, इसलिए 50 मान लिए। अच्छा, हम इसमें 100 भी मान सकते थे, लेकिन 100 से 250 में भाग देने पे दशमलव आ जाएगा, इसलिए 100 नहीं माने। 50 में हम बड़े आराम से इन सब में भाग देंगे 50 से, और हो जाता है। तो इसलिए गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा आ गया। ठीक है, यही आपके 18 प्रश्न थे। 18 प्रश्नों को करा दिया गया है। अब आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए,
कर लीजिए, 1 से 2 बार कर लीजिए। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट अवश्य कर दीजिएगा कि सर इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट करेंगे, तो उस चीज़ को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करेंगे। 18 के बाद 19 की बात कर लेंगे, 20 सारे प्रीवियस ईयर के पेपर करा दिए जाएंगे। उसके बाद जल्द ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो लाएंगे कि जिसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल पे अच्छी तरीके से बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। और वीडियो देखने के बाद प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय।